एल्केन पार्ट 1 में हमने ये वाला तो पढ़ लिया था कि अनसैचुरेटेड से एल्केन को कैसे प्रिपेयर करें। लेकिन एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ एल्केन। हाउएवर एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 5 मेथड्स, जिसमें आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहला मेथड। देखो, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मेन सोर्स हैं एल्केन के। ये कैसे बनते हैं, ये क्या होते हैं, वो है एनसीईआरटी में, वो भी चीज़ें हैं, वो हम आगे इसको कवर करेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ है पर इसको दे रखा है। अनसैचुरेटेड से हाइड्रोकार्बन करने के लिए पार्ट 1 देख लो, उसमें आपके यहाँ भी हो जाएगा अभी कि जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और रिएजेंट लेते हैं प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल, और करवाते हैं कि हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन जब करवाते हैं इन रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो हमें बन जाता है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि एल्केन। प्लेटिनम और प्लेडियम जो है ये रूम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं और निकल रूम टेम्परेचर पे वर्क नहीं करता। निकल को वर्क करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बट रिएक्टिविटी हायर टेम्परेचर प्रेशर रिक्वायर्ड विद निकल कैटलिस्ट। अब आते हैं कि एल्काइल हैलाइड से कैसे हम प्रिपेयर करें एल्केन को। ये हो गया अनसैचुरेटेड से, ये सारा एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, एक भी फालतू का पॉइंट नहीं है। एल्काइल हैलाइड से हम अब यहाँ पे करने जा रहे हैं एल्केन का फॉर्मेशन। अगर फ्लोराइड है, हैलाइड में अगर फ्लोराइड है तो वो उसको छोड़ करके रिएक्शन करना है, क्योंकि वो जो होता है एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। तो इसलिए फ्लोराइड को बोला एक्सेप्ट फ्लोराइड, एनसीईआरटी लिखता है। इसके लिए हमें दो रिएजेंट चाहिए, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। अगर हम रिएजेंट में जिंक प्लस डाइल्यूट HCl लेते हैं और सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड का है और हमारा प्रोडक्ट, तो सेम कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। अगर क्लोरोमीथेन है तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, मीथेन। अगर हमारे पास क्लोरोइथेन है, ब्रोमोइथेन है, तो बन जाएगा इथेन। जितने सबस्ट्रेट में कार्बन होंगे प्रोडक्ट में भी उतनी कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम करवाते हैं रिएक्शन वुड रिएक्शन, यानी कि रिएजेंट हम लेते हैं सोडियम प्लस ड्राई ईथर, तो जितने नंबर का कार्बन है उससे मतलब इवन नंबर का कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे मेरे पास है मीथेन, तो मीथेन है क्लोरोमीथेन और मैंने रिएजेंट लिया है सोडियम प्लस डाई ईथर, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीथेन ना बन के उसका इवन यानी कि इथेन बन जाएगा। अगर मैंने लिया है इथेन तो उसका इवन यानी कि यहाँ पर बन जाएगा ब्यूटेन। तो वुड रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। अब इसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने हाइड्रोजनेशन कराया, फिर हमने एल्काइल हैलाइड से करने के लिए सोडा ये सॉरी जिंक प्लस डाइल्यूट HCl लिया, फिर उसके बाद वुड रिएक्शन कराया। अब हम बना रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, एनसीईआरटी लिखता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम एबल टू मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव एल्केन्स। यानी कि जो सोडा लाइम है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी लिखता है सॉल्ट ऑफ ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर है सोडा लाइम NaOH यहाँ से सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम सोडा लाइम देते हैं तो यहाँ से क्या होता है, CO2 निकल जाता है। अब CO2 निकल गया तो एक कार्बन उसमें से हो गया कम, जो भी एल्केन बनने वाला है। तो इसमें से जितने नंबर का होता है सबस्ट्रेट, एक नंबर कम का प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि हमारे पास अभी 2 कार्बन का है सबस्ट्रेट, तो बना मीथेन। हमारे पास 3 का है, मान लो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड और हमने सोडा लाइम यहाँ पे करा दिया, तो यहाँ पे CO2 निकल जाएगा और 2 कार्बन का प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड से बन जाएगा इथेन। और एक कार्बन कहाँ गया, एक कार्बन गया CO2 में। इसका बहुत ईजी है कि अगर आपको दे दिया कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको क्या करना है कि CO2 निकाल दो, प्रोडक्ट में एक कार्बन कम कर देना है और यहाँ पे आ जाएगा क्या, जो भी एक कम कार्बन का जो प्रोडक्ट आएगा वही हो जाएगा प्रोडक्ट। जैसे ब्यूटेनोइक होगा, ब्यूटेनोइक एसिड, तो यहाँ से हम बना लेंगे क्या, प्रोपेन। अब आता है दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि हमने एल्काइल में पढ़ा था, एक जिंक प्लस डाइल्यूट HCl और दूसरा पढ़ा था वुड रिएक्शन। उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है विद सोडा लाइम और दूसरा है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ नहीं है, सुनते जाना, वही है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको जब हम कोल्बे से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सेम कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। वहाँ पर CO2 निकल रहा था, यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पर बन जाता है क्या, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल आपस में आके जुड़ जाते हैं। कुछ मत याद रखो, इतना याद रखो कि जब सोडा लाइम आता है तो एक कार्बन कम करके प्रोडक्ट लिखना होता है, और जब कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस आता है तो सेम कार्बन का प्रोडक्ट कर लेना होता है। वैसे एक बार इसको 18 डालना जरूरी है कि एक इसमें होता क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CO Na+ को इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे जो एनोड होता है प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन, और कार्बन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैकेनिज्म में CO2 इवन नंबर का बनता है, मैकेनिज्म में CO2 भी निकलता है। कैथोड पे क्या होता है, तो एनोड पे मिलता है हमें कार्बन का प्रोडक्ट और कैथोड पे हाइड्रोजन निकलता है। तो इतना कुछ नहीं करना, सेम कार्बन का प्रोडक्ट बनाना है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में, और सोडा लाइम में एक कार्बन कम करके प्रोडक्ट बनाना है। अब हम बात करते हैं एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो C1 से लेकर C4 तक गैसेस के फेज में होता है, यानी कि मीथेन से लेकर के ब्यूटेन तक गैसेस होते हैं। C5 से लेकर C17 तक अगर वो एल्केन है तो वो होगा लिक्विड फेज में, और C18 और इसके ऊपर वाले सारे होते हैं गैसेस फेज में एट 298 केल्विन। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ये कह रहा है कि अगर हम मीथेन देखें, इथेन देखें, प्रोपेन देखें, ब्यूटेन देखें, तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाती है। क्यों? क्योंकि जो वांडर वाल फोर्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर साइज या सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है तो वांडर वाल फोर्स बढ़ता है, और वांडर वाल फोर्सेस बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। पर उस मॉलिक्यूलर मास में अगर हम मॉलिक्यूलर मास को सिम रखें और चेन की जगह ब्रांचिंग बढ़ाते जाएं, तो वहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगता है। जैसे कि फर्स्ट पेज पे था, यहाँ पे ब्यूटेन का 273 है और मॉलिक्यूलर मास ब्यूटेन का है। पेंटेन इसका 309 है। लेकिन पेंटेन में जैसे जैसे हम आइसोपेंटेन किए, नियोपेंटेन किए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगा। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अपने अपने मॉलिक्यूलर मास जैसे बढ़ाते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा, पर उसमें ब्रांचिंग करते जाओगे तो उस मॉलिक्यूलर मास का बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा। अब आता है और इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, अंडर सर्टेन कंडीशन। ऐसा क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी क्या कहता है यहाँ पे कि जो एल्केन होता है, दिस हाइड्रोकार्बन आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन एज दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बेस और अदर रिएजेंट। देखो,
तो these hydrocarbon are inert under normal condition, they do not react with acid base or other reagent, hence they are known as paraffins, इसलिए इन्हें paraffins भी कहते हैं। तो इसीलिए हमें क्या लेना पड़ा, कंडीशन। ये कंडीशन के अंडर में ही आकर के केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि पहला आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन शो, इसमें सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन, ये 3 रिएक्शन शो करता है कौन, एल्केन। हेलोजिनेशन जो होता है अंडर सनलाइट और यूवी इन प्रेजेंस ऑफ 573 से 773 केल्विन टेम्परेचर हमें चाहिए। वैसे तो इनर्ट है, कुछ नहीं करता है, पर आप इतना अगर प्रेशर दोगे, आप कोई मतलब टेम्परेचर दोगे, कोई उसके लिए सर्टेन कंडीशन कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा ही करेगा। अब एल्केन क्या हेलोजिनेशन भी शो करता है, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन 3 चीज शो करता है। अच्छा, ये जो हेलोजिनेशन है सारे एल्केन शो करते हैं, लेकिन सल्फोनेशन और नाइट्रेशन जो है वो लोअर एल्केन शो नहीं करते। लोअर एल्केन मतलब वो एल्केन जिनकी ब्रांच में या जिनके चेन में जो कार्बन है वो 6 कार्बन से कम है, जिनकी चेन में 6 कार्बन से कम वाले नहीं करते। हेक्सेन नहीं करेगा, हेक्सेन तक नहीं करता सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। यहाँ पर 2 पॉइंट है कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट, जैसे कि रिप्लेस जब सब्स्टिट्यूट होना होता है तो क्या होता है कि चीज़ें आती हैं एक चीज़ और दूसरी चीज़ को हटा दी जाती है। तो सब्स्टिट्यूशन में 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसका रिएक्टिविटी कुछ ये है। अगर रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो F2Cl2 Br2 I2, F2 का सबसे ज़्यादा होता है, I2 का सबसे कम होता है। अब फ्लोरीनेशन इतना हाई होता है, इतना ये एक वायलेंट या फिर एक्सप्लोसिव होता है, डार्क में भी हो जाता है। तो इसको तो हम अवॉइड करते हैं, फ्लोरीनेशन को, टू वायलेंट है इसीलिए। अब हम बात करें आयोडीनेशन का, तो ये वेरी स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है। मतलब क्या, मतलब ये कोई एल्केन है, इसमें हमने आयोडीन दिया और सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर आर आई तो बना, ठीक है, पर हेलोजिनेशन तो शो किया यहाँ पे, लेकिन कुछ ही देर बाद ये रिवर्सिबल होकर के फिर से एल्केन बन जाता है। अरे यार, फिर तो दिक्कत है, क्या करें। तो इसके लिए हम ये जो होता है ना, ये एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये फिर से एल्केन को रिड्यूस कर देता है, हाइड्रोजन पे जोड़ देता है। तो इसके लिए हम HNO3 और HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर आते हैं, और फिर से जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाता है, यानी रिएक्शन हो जाता है, फिर से एल्केन नहीं बनता। तो HNO3 और HiO3 का बहुत बड़ा हाथ है आयोडीनेशन में, और ये वेरी स्लो प्रोसेस है आयोडीनेशन। एल्केन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है FR-SR, मैकेनिज्म में इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन तीनों आता है। अगर हम इनिशिएशन की बात करें तो इनिशिएशन में प्रोडक्ट साइड होता है फ्री रेडिकल, प्रोपोगेशन में दोनों साइड होता है फ्री रेडिकल, और टर्मिनेशन में सिर्फ रिएजेंट साइड होता है फ्री रेडिकल। ऐसे देख करके हम पहचान सकते हैं। अगर मान लो मुझे क्लोरोमीथेन बनाना है तो उसके बाई प्रोडक्ट में इथेन और ये Cl2 दोनों बाई प्रोडक्ट में बन जाते हैं। तो बस इतना ही है FR-SR में, ये बना, इसको देख लेना एक बार। अब बात करते हैं कंबशन की। पहला था क्या, हेलोजिने, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हेलोजिनेशन था, नाइट्रेशन था, सल्फोनेशन था। अब कंबशन इक्वेशन ऑफ एल्केन CnH2n+2 3n+1, ये इसका कंबशन का रिएक्शन है। ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीटिंग ड्यूरिंग कंबशन, एल्केन आर यूज्ड एज फ्यूल्स। इनको कंबशन करने पे बहुत लार्ज अमाउंट में ये इवॉल्व होता है हीट, इसीलिए इसे हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। अगर कंप्लीट कंबशन होगा, अगर मीथेन का कंप्लीट कंबशन करते हैं तो हीट रिलीज होगा। तो मीथेन का कंप्लीट कंबशन में होता है माइनस, यहाँ पे सो क्या करें, रिलीज ऑफ एनर्जी माइनस, ऐसा माइनस प्लस प्लस एनर्जी एक जो है या फिर एन है, तो अगर दिया तो प्लस और रिलीज तो माइनस। यहाँ से 890 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है मीथेन के कंबशन से। ब्यूटेन के कंबशन से 2875 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अगर इसी मीथेन का इनकम्प्लीट कंबशन करा दें तो यहाँ पर बनता है कार्बन ब्लैक, जो कि शायद ये इंक वगैरह में भी यूज आता है कार्बन ब्लैक का। अब हम पढ़ने वाले हैं कंबशन के बाद तीसरे नंबर पे ऑक्सीडेशन। जो KMnO4 या K2Cr2 होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वैसे तो ये नॉर्मली एल्केन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, पर अगर एल्केन में 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो ये उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, या बोले तो ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर जनरली देखें तो एल्केन जब ऑक्सीडाइज होता है पहली बार में ये बनाता है एल्कोहल, एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये बनाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो CO2 और H2O में टूट जाता है। तो KMnO4 और K2Cr2O7 नॉर्मली ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन पे कोई इफेक्ट नहीं करता। अगर एल्केन में 3 डिग्री हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ इस 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उस एल्केन को KMnO4 एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, बस थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर एल्केन है और हमें बनाना होता है एल्कोहल, तो हम लेके एल्कोहल बनाने के लिए एल्केन से क्या था, अभी हमने पढ़ा था कि KMnO4 और K2Cr2O7 यूज करते थे। अगर O2 प्लस कॉपर को 523 केल्विन और 100 ATM प्रेशर पे रखा जाए तो ये एल्केन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब एल्कोहल को फिर से ऑक्सीडाइज करते तो बनता है एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पर एल्केन सीधे एल्डिहाइड बनाना है तो उसमें हम रिएजेंट लेते हैं O2 प्लस MO2O3 और हीट देते हैं। अगर एल्केन से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है तो हम ये रिएजेंट यूज करते हैं O2 प्लस CH3CO का ट्वाइस Mn और हीट को यूज करके एल्केन से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। अब आता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि रिएजेंट इसमें यूज करते हैं अब फोर्थ में आता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। रिएजेंट इसमें यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl। ये क्या करता है, ये यहाँ पर बनाता है, फॉर्म करता है चैन आइसोमर। ये क्या बनाता है, यहाँ पर चैन आइसोमर बनाता है। अच्छा, इससे क्या फायदा, इससे ये फायदा कि ये जो हम लेंगे बड़े से कोई मॉलिक्यूल, उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनके तैयार होंगे। तो पहला आता है जैसे कि एन हेक्सेन है, ठीक। अब एन हेक्सेन में हमने वही रिएजेंट यूज किया आइसोमराइजेशन वाला AlCl3 प्लस HCl, एनहाइड्रस AlCl3। जब भी ये रिएजेंट आएगा ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट को तोड़ देगा उसके आइसोमर में, उसके मेनली बोले तो उसके चैन आइसोमर में ये तोड़ देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पर लिया है ये एल्केन में एन हेक्सेन को, इसको लिया। अब यहाँ से ये एक प्रोडक्ट बना 1 2 3 1 2 3 4 5 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5 5 कार्बन का। एक बार मैंने मिथाइल 1 2 नंबर पर लगाया, एक बार मैंने मिथाइल 3 नंबर पर लगाया, तो ये प्रोडक्ट बन गया 1 2 3 4 नंबर का ही बना, 1 2 3 4 नंबर का मिथाइल, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पर लिख रहा है माइनर प्रोडक्ट, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट। एक सिंपल सी ट्रिक समझना कि एक ब्रांच वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा देन 2 ब्रांच वाला, और
एनसीईआरटी यहाँ पे क्या लिखती है कि माइनर प्रोडक्ट, ध्यान से देखना, माइनर प्रोडक्ट आर जनरली नॉट रिपोर्टेड इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कि माइनर भी बना है मेरे पास मेजर भी बना है, तो ओनली अगर रिपोर्ट करना होगा तो मैं सिर्फ करूँगा किसको, मैं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को ही रिपोर्ट करूँगा, माइनर को नहीं करने वाला मैं रिपोर्ट। अगर वैसे हम बात करें एरोमेटाइजेशन का तो भी एल्केन शो करता है। एन हेक्सेन में अगर हमने ले लिया, एन हेक्सेन में अगर ले लिया क्या, रिएजेंट Cr2O3 MO2O3 V2O5 Al2O3 773 केल्विन 10 से 20 एटीएम प्रेशर, तो एन हेक्सेन से बन जाएगा बेंजीन, एन हेप्टेन से बन जाएगा टोल्यूइन। बस रिएक्शन विद स्टीम, जो मीथेन है, वाटर 1223 केल्विन पे स्टीम ही है, निकल के प्रेजेंस में देता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये यूज कहाँ होता है, यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। 7 पे है पाइरोलाइसिस और क्रैकिंग। अगर इसको C6H14 को हम 773 केल्विन टेम्परेचर देते हैं तो ये पाइरोलाइसिस यानी इसमें क्रैकिंग आ जाता है, ये टूट जाता है C6H12 + H2 में, C4H8 C2H6 में, C3H6 C2H4 में, CH4 में। एक तरह से ये ना प्रोडक्ट नहीं मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है यहाँ से। और लास्ट चीज़ यहाँ पर है इसका ये कि